पढ़ रहे थे टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, और टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर 1 जिसका लास्ट कंटेंट था एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैथ्स टीचिंग। ऑब्जेक्टिव में हम लोगों ने पढ़ा था स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव का पार्ट 1, जिसमें हम लोगों ने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के 2 स्तरों, संज्ञानात्मक स्तर के 2 उपस्तरों की बात की थी। तो विषय वस्तु पर आगे बढ़ने से पूर्व मैं आप लोगों को एक बार रिवीजन करा देना चाहता हूँ। विशिष्ट उद्देश्य में हम लोगों ने ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की मदद लिया था, और उस ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में हम लोगों ने पढ़ा था ज्ञानात्मक स्तर और बोधात्मक स्तर, नॉलेज या रिमेम्बरिंग लेवल और अंडरस्टैंडिंग या कॉम्प्रिहेंशन लेवल। तो रिमेम्बरिंग को हम लोगों ने इस प्रकार से डिफाइन किया था कि यह सूचनाओं को एज इट इज मस्तिष्क में संयोजित करने की योग्यता है। जैसे कोई शिक्षक कुछ कहता है, जैसे कोई शिक्षक किसी वस्तु को, किसी प्रकरण को डिफाइन करता है, जैसा वो डेफिनेशन बताया ठीक उसी प्रकार से मस्तिष्क में संयोजित कर लेना और उसे आवश्यकता पड़ने पर बाहर निकाल देना। तो ये थी रिमेम्बरिंग लेवल या रिमेम्बरिंग लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट था हमारा अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग में हम लोगों ने यही बात की चर्चा की थी कि यह सूचनाओं को जो याद करके मस्तिष्क में रखी गई हैं उनको व्याख्या करने की योग्यता है, या उन सूचनाओं की अन्य सूचनाओं से तुलना करने की योग्यता है। तो उसी में जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है एप्लीकेशन या अप्लाइंग। याद रहे आप लोगों को कि यह न्यू ब्लूम्स टेक्सोनॉमी जो 2001 में लाई गई थी उसके तहत हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो अप्लाई या अप्लाइंग भी आप इसे कह सकते हैं। यह कॉम्प्रिहेंशन या अंडरस्टैंडिंग लेवल से ऊपरी स्तर है। इस स्तर में कॉम्प्रिहेंशन लेवल से ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पावर की आवश्यकता पड़ती है, या दूसरे शब्दों में इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन लेवल की अपेक्षा जो अप्लाई लेवल है या अप्लाइंग लेवल है, इसमें ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पावर की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात इस स्तर में छात्र ज़्यादा दिमागी शक्ति का प्रयोग करते हैं। तो इसको डिफाइन करने के क्रम में इस प्रकार से इट इज़ द एबिलिटी टू अप्लाई द रिमेम्बर्ड और अंडरस्टूड फैक्ट, इंफॉर्मेशन और कॉन्सेप्ट। तो वही है कि जो भी सूचनाएं पहले स्तर से याद की गई, दूसरे स्तर में उसको विस्तृत रूप से समझी गई, और जो समझी गई और याद की गई सूचनाएं हैं उन सूचनाओं की मदद लेते हुए नए सिचुएशन में प्रयोग करने की योग्यता को ही अप्लाइंग स्तर या अप्लाइंग एबिलिटी कहते हैं। तो अप्लाइंग एबिलिटी क्या है कि जो भी सूचनाएं मस्तिष्क में हैं या जो भी फैक्ट शिक्षक के द्वारा एक छात्र को सिखाई जाती हैं, तो उन सूचनाओं को छात्र सीख करके जब नई परिस्थिति में प्रयोग करता है तो उसे हम अप्लाई कहते हैं या एप्लीकेशन कहते हैं या अप्लाइंग भी कहते हैं। हिंदी में इसे अनुप्रयोग, उपयोग कहा जाता है। नेक्स्ट, जो एप्लीकेशन लेवल है, तो इस एप्लीकेशन लेवल में विद्यार्थी को शिक्षक के द्वारा जो कुछ भी विभिन्न प्रकार के विषय वस्तु से जुड़े हुए तथ्य, नियम, सिद्धांत पढ़ाए जाते हैं, तो उन नियम सिद्धांतों को पढ़ करके छात्र क्या करता है, छात्र या विद्यार्थी नई परिस्थिति में प्रयोग करता है। तो इसी योग्यता को ही हम एप्लीकेशन या अप्लाई कहते हैं। अप्लाई लेवल में रिमेम्बरिंग लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल
सम्मिलित रहता है, क्योंकि अप्लाई लेवल रिमेम्बरिंग और अंडरस्टैंडिंग के बाद प्राप्त किया जाता है या आता है। इसीलिए नेक्स्ट पॉइंट, जो रिमेम्बरिंग लेवल है, माफ़ी चाहूँगा, जो एप्लीकेशन लेवल है, तो एप्लीकेशन लेवल के जो एक्शन वर्ब हैं वो निम्नलिखित प्रकार के हैं, जैसे कि गणना करना, प्रयोग करना, अर्थ निकालना, उपयोग करना, उपयोग में लाना इत्यादि। तो आप लोगों के मन में एक दुविधा होगी कि आखिर इसका उपयोग क्या है। तो इसका उपयोग यही है कि जब आप एक शिक्षक के रूप में विद्यालयों में जाएंगे पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर आपको लेसन प्लान तैयार करने की आवश्यकता पड़ेगी। और लेसन प्लान जब आप तैयार करेंगे तो वहाँ पर आप लिखेंगे सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। तो जब आप विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे तो वहाँ पर आपको इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो विशिष्ट उद्देश्य जब आप तैयार करते हैं तो उसमें आपको ज़रूरत पड़ती है एक्शन वर्ब की, और उन्हीं एक्शन वर्बों की मदद से आप विशिष्ट उद्देश्य तैयार करते हैं। क्योंकि विशिष्ट उद्देश्य जब आप तैयार करेंगे तो उसमें एक्शन वर्ब अगर आप यूज किए होंगे तो आप इन एक्शन वर्डों की मदद से यह पता कर पाएंगे कि आपका जो शिक्षण का स्तर है किस स्तर का है, जो शिक्षण का लेवल है वो किस लेवल तक का है, केवल रटाने वाले लेवल का है या समझाने वाले लेवल का है, या रटाकर समझाकर उपयोग में लाने वाले लेवल का है, या इससे भी ऊपर का है। तो इससे एक शिक्षक की प्रभावशीलता, एक शिक्षक अपने शिक्षण की प्रभावशीलता का आकलन कर सकता है। तो जो अप्लाई लेवल है उस अप्लाई लेवल के एक्शन वर्ब कुछ इस प्रकार से हैं कि गणना करना, प्रयोग करना, अर्थ निकालना, और इन्हीं एक्शन वर्ब की मदद से क्या किया जाता है कि विशिष्ट उद्देश्यों का निर्माण। क्या किया जाता है? विशिष्ट उद्देश्यों का निर्माण किया जाता है। तो अगर आप इन एक्शन वर्बों का प्रयोग करके विशिष्ट उद्देश्य बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से विशिष्ट उद्देश्य बनेंगे, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, विद्यार्थी अपने घर का क्षेत्रफल निकालने में आयत का क्षेत्रफल की गणना का ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे या कर पाएंगे या करेंगे। ध्यान दीजिएगा, कोई भी शिक्षक जब विशिष्ट उद्देश्य लिखता है तो इसमें मैंने 3 प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया हूँ। कर सकेंगे, करेंगे, कर पाएंगे। तो ये तीनों प्रकार के कहीं कहीं आपको मिलेंगे कि विद्यार्थी ऐसा कर सकेंगे, कर सकेंगे, कर सकेंगे लास्ट में मिलेगा, या कहीं कहीं मिलेगा आपको विद्यार्थी कर पाएंगे, फला फला कार्य कर पाएंगे, ये कर पाएंगे, वो कर पाएंगे। जो भी विषय वस्तु पढ़ाते हैं तो उससे संबंधित वो विशिष्ट उद्देश्य बनाते हैं तो उसमें लास्ट में कर पाएंगे लगा देते हैं। या कुछ इस तरीके से भी बना देते हैं कि विद्यार्थी करेंगे, करेंगे, फला कार्य करेंगे, करेंगे। जैसे कि अभी मैं इसी उदाहरण नंबर 1 को मैं आपको पढ़ करके सुना दे रहा हूँ किस तरीके से हो सकता है। वहीं 3 रूपों में विद्यार्थी अपने घर का क्षेत्रफल निकालने में आयत का क्षेत्रफल की गणना का ज्ञान प्रयोग कर सकेंगे, ये एक तरीका हो सकता है। या दूसरा तरीका, विद्यार्थी अपने घर का क्षेत्रफल निकालने में आयत का क्षेत्रफल की गणना का ज्ञान का प्रयोग करेंगे। या तीसरे शब्दों में इस तरीके से आप कह सकते हैं कि विद्यार्थी अपने घर का क्षेत्रफल निकालने में आयत का क्षेत्रफल की गणना का ज्ञान का प्रयोग कर पाएंगे। तो इन 3 तरीके से विशिष्ट उद्देश्य लिखे जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि आप होमोजेनिटी बरकरार रखें। अगर सकेंगे लिख रहे हैं तो सब में सकेंगे लिखेंगे, अगर करेंगे लिख रहे हैं तो करेंगे ही लिखेंगे, अगर कर पाएंगे लिखेंगे तो सब में कर पाएंगे लिखेंगे। राइट। जो अप्लाई लेवल है, अप्लाई लेवल से संबंधित जो दूसरा विशिष्ट उद्देश्य है कुछ इस प्रकार से है, विद्यार्थी आयताकार आकृतियों के क्षेत्रफल की गणना करने में, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, मैं लिखा गया है तो वहाँ पे में होगा। तो
तो इसको इस प्रकार से विद्यार्थी आयताकार आकृतियों के क्षेत्रफल की गणना करने में आयत के क्षेत्रफल के सूत्र का उपयोग कर सकेंगे। मैंने तीनों लिख दिया है, इच्छा अनुसार आप जो भी पसंद करते हैं वो आप लगा सकते हैं, कोई एक ही लगाएंगे, तीनों नहीं। तो इसमें जो दूसरा स्टेटमेंट है उसमें एक्शन वर्ड लिखा गया है, उपयोग कर सकेंगे। देखिए ऊपर जो अप्लाई लेवल से संबंधित एक्शन वर्ब हैं, जो उपयोग करना यहाँ पे है ना, उपयोग करना, तो यहाँ पर उपयोग करना को जोड़ करके बना दिया गया है कि विद्यार्थी आयताकार आकृतियों के क्षेत्रफल की गणना करने में आयत के क्षेत्रफल सूत्र का उपयोग कर सकेंगे। अर्थात अगर कोई शिक्षक आयत का चैप्टर पढ़ाया होगा, आयत के चैप्टर में आयत के डेफिनेशन पढ़ाया होगा, आयत के डेफिनेशन के बाद पढ़ाए होंगे कि आयत के प्रकार या आयत के परिमाप या आयत के क्षेत्रफल की गणना करना, तो उसमें वो इस प्रकार से विशिष्ट उद्देश्य लिखे हैं, राइट। आइए नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। नेक्स्ट लेवल का नाम है, अप्लाई हो गया, एनालिसिस लेवल, जिसको हिंदी में हम लोग विश्लेषण कहते हैं। तो विश्लेषण एक्चुअली किसी भी समस्यात्मक परिस्थिति को उसके विभिन्न सार्थक अवयवों में तोड़कर अध्ययन करने की योग्यता को सूचित करता है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी भी समस्यात्मक परिस्थिति को उसके विभिन्न छोटे छोटे सार्थक भागों में तोड़कर समझने की योग्यता को ही विश्लेषण कहते हैं। इसमें थोड़ा सा गलत लिखा गया है, विभिन्न सार्थक भागों लिखा है, भाग्य लिख गया है, तो आप सुधार लीजिएगा, यहाँ पर माफ़ी चाहूँगा मिसप्रिंट के लिए। तो जो विश्लेषण लेवल है वो किसी भी समस्यात्मक परिस्थिति को छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करके उन छोटे छोटे टुकड़ों का अध्ययन करना ही विश्लेषण कहलाता है। माफ़ी चाहूँगा अगर स्टेटमेंट इनकम्प्लीट हो तो विश्लेषण स्तर एक ऐसा स्तर है जिसमें छात्र जो कुछ भी शिक्षक के द्वारा पढ़ाया गया होता है उन समस्त सूचनाओं को छोटे छोटे टुकड़ों में अच्छे तरीके से समझते हैं और समझने के बाद उसका अर्थ निकालते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है छोटे छोटे सूचनाओं को समझना, इस प्रक्रिया को हम लोग विश्लेषण कहते हैं। तो विश्लेषण लेवल, एक शिक्षक विश्लेषण लेवल की भी टीचिंग कर सकता है। एक छात्र विश्लेषण की एबिलिटी अपने अंदर विकसित कर सकता है विश्लेषण लेवल की टीचिंग को प्राप्त करके। तो विश्लेषण लेवल की अगर आप टीचिंग करना चाहते हैं एक शिक्षक के रूप में, तो आप उसमें कुछ एक्शन वर्ड हैं, उन एक्शन वर्डों का उपयोग करेंगे, जैसे कि विश्लेषण करना, पहचान करना, अंतर करना, संबंधों की पहचान करना, सहसंबंध स्थापित करना इत्यादि। तो जो विश्लेषण लेवल से संबंधित एक्शन वर्ब हैं वही हैं कि सहसंबंध स्थापित करना, अंतर स्थापित करना, पहचान करना और संबंधों की पहचान करना इत्यादि इत्यादि। तो आइए इस विश्लेषण लेवल से संबंधित एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इन एक्शन वर्बों की मदद से कैसे विशिष्ट उद्देश्य बनाए जाएंगे। मान लीजिए कि इसमें से आपने एक एक्शन वर्ब पिकअप कर लिया कि पहचान करना, तो उससे आप कैसे विशिष्ट उद्देश्य बनाएंगे। तो विशिष्ट उद्देश्य कुछ इस प्रकार से बनेगा कि विद्यार्थी अपने कमरे के चित्र को विभिन्न भागों में तोड़ने के कारण की पहचान कर सकेंगे, या विद्यार्थी अपने कमरे के चित्र को विभिन्न भागों में तोड़ने के कारण की पहचान कर पाएंगे, या तीसरे शब्दों में हम इसी विशिष्ट उद्देश्य को इस प्रकार से कह सकते हैं कि विद्यार्थी अपने कमरे के चित्र को विभिन्न भागों में तोड़ने के कारण की पहचान कर पाएंगे। तो इस प्रकार से विशिष्ट उद्देश्य लिखा जा सकता है। एक्चुअली ये जो विशिष्ट उद्देश्य बनाया गया है एक शिक्षक की कल्पना है। ये सब एक शिक्षक आयत का चैप्टर पढ़ा रहा है या पढ़ाने से पूर्व इस प्रकार की योजना तैयार किया है कि अगर मैं आयत चैप्टर के बारे में आयत से जुड़ी हुई समस्त अवधारणाओं से मैं छात्रों को परिचित करा दूंगा तो छात्रों में ये योग्यता विकसित हो जाएगी। तो शिक्षक ये
विश्लेषण स्तर की योग्यता छात्रों में विकसित करने के लिए विश्लेषण लेवल का एक विशिष्ट उद्देश्य इसमें तैयार किया है। वो विशिष्ट उद्देश्य यही है कि विद्यार्थी अपने कमरे के चित्र को विभिन्न भागों में तोड़ने के कारण की पहचान कर पाएंगे या तोड़ने के कारण की पहचान कर सकेंगे या तोड़ने के कारण की पहचान करेंगे। तो जो नेक्स्ट इसी से संबंधित एक और एक्शन वर्ब है जो कि सहसंबंध या संबंध स्थापित करना है, उस एक्शन वर्ब की मदद से विशिष्ट उद्देश्य बनाया गया है। विद्यार्थी आयताकार आकृति के लंबाई, चौड़ाई और क्षेत्रफल में सहसंबंध स्थापित कर पाएंगे या विद्यार्थी आयताकार आकृति के लंबाई, चौड़ाई और क्षेत्रफल में संबंध स्थापित कर सकेंगे। इस तरीके से भी बनाया जा सकता है, राइट। तो ये थे विशिष्ट उद्देश्य विश्लेषण स्तर से संबंधित। इस विश्लेषण स्तर में रिमेंबरिंग लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और अप्लाइंग लेवल निहित होता है। इसमें अब देखिए विशिष्ट उद्देश्य को पढ़ने से ही पता चल रहा है कि विद्यार्थी को ज्ञान होगा, पहले ज्ञान होगा, ज्ञान की विस्तृत समझ होगी, तभी विस्तृत समझ का उपयोग कर पाएगा और विस्तृत समझ के उपयोग के बाद ही वो क्या करेगा, किसी समस्यात्मक परिस्थिति में इस ज्ञान का जो वो अध्ययन कर चुका है उस ज्ञान का क्या उपयोग है उसको समझ पाएगा। और अगर समझ लेगा तो उस समस्यात्मक परिस्थिति को विभिन्न छोटे छोटे अवयवों में वो विभक्त कर पाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल आप लोगों के सामने कि विद्यार्थी अपने कमरे की कमरे के चित्र के विभिन्न भागों में तोड़ने के कारण की पहचान कर सकेंगे। विद्यार्थी अगर जिस कमरे में रह रहा होगा उस कमरे की दीवारें होंगी, दीवारें निश्चित रूप से आयताकार होंगी, उसका फर्श आयताकार होगा, सामने वाली दीवार आयताकार होगी, पीछे वाली दीवार आयताकार होगी, उसके दाएं वाली दीवार आयताकार होगी, बाएं वाली दीवार आयताकार होगी। आयताकार नहीं होगी तो वर्गाकार भी हो सकती है, लेकिन वर्ग भी आयत के अंतर्गत ही आता है। तो विद्यार्थी अपने कमरे के अंतर्गत, उसका कमरा हालांकि क्यूब या क्यूबाइड के आकृति का होगा, घन या घनाभ के आकृति का होगा, लेकिन उस आकृति में जो आयत के विभिन्न रूप छुपे हुए हैं उन सभी रूपों को तोड़ करके पहचान सकेगा कि जो सामने वाली दीवार दिख रही है वो आयताकार दिख रही है, पीछे वाली दीवार, दाएं वाली दीवार, बाएं वाली दीवार, सभी दीवारें आयताकार दिख रही हैं। जो फर्श है वो भी आयताकार है, जो ऊपर का छत है वो भी आयताकार है। तो मतलब एक घनाकार कमरा जो है, उस कमरे में छात्र को अगर आयत पढ़ाया गया है तो उस ज्ञान का उपयोग करके कमरे में आयत के जो कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं, जो अवधारणा छुपी हुई है, उसकी पहचान वो कर पाएगा। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। मूल्यांकन, जो कि संज्ञानात्मक स्तर का या संज्ञानात्मक पक्ष का या संज्ञानात्मक पहलू का 5वां स्तर है। इसके ऊपर बात कर लेते हैं। पहले समझ लेते हैं कि मूल्यांकन है क्या। एक्चुअली मूल्यांकन मूल्यों का अंकन करने की योग्यता को मूल्यांकन कहते हैं। मूल्यांकन में एक विद्यार्थी परिकल्पना करता है, समालोचना करता है या किसी मानक के आधार पर किसी वस्तु की अच्छाइयों और उसकी बुराइयों की समझ करता है। तो मूल्यांकन एक ऐसी योग्यता है, या इसको अगर परिभाषित करना चाहे तो हम कह सकते हैं कि परिकल्पना करने, समालोचना करने और किसी मानक के विरुद्ध विभेद करने की योग्यता को ही मूल्यांकन कहते हैं। तो मूल्यांकन जो स्तर है वो संज्ञानात्मक पहलू का 5वां स्तर है और ये सबसे कठिन स्तर है। इसके ऊपर भी कठिनतम स्तर है, लेकिन बाकी जो स्तर हैं रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालिटिक, तो उन सभी स्तरों से ऊपर का स्तर मूल्यांकन स्तर है। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। मूल्यांकन स्तर के कुछ क्रियात्मक शब्द इस प्रकार से हैं, जैसे कि निर्णय लेना,
समालोचना करना, परिकल्पना करना, विभेद करना, परीक्षण करना इत्यादि हैं। अगर इसके उदाहरण की बात कर लिया जाए कि अब आपके मन में बार बार प्रश्न आता होगा कि इन सब का उपयोग क्या है एक्शन वर्ड का। इन सभी एक्शन वर्ड का उपयोग यही है कि आप इन एक्शन वर्ब की मदद से विशिष्ट उद्देश्य का निर्माण कर सकते हैं या विशिष्ट उद्देश्य तैयार कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का अगर आप शिक्षण कर रहे होंगे, चाहे वो आप एक शिक्षक के रूप में, परमानेंट शिक्षक के रूप में शिक्षण कर रहे होंगे या ट्रेनी टीचर के रूप में अगर आप शिक्षण कर रहे हो, तभी भी आपको विशिष्ट उद्देश्य की आवश्यकता पड़ती है। और उस विशिष्ट उद्देश्य में जब आप विशिष्ट उद्देश्य तैयार करते हैं, एक्चुअली विशिष्ट उद्देश्य कक्ष में शिक्षण करने से पूर्व जाकर के तैयार किया जाता है। तो जब आप कक्षा शिक्षण से पूर्व योजना तैयार करते हैं तो उसी योजना को हम लोग पाठ्य योजना कहते हैं। और उसी पाठ्य योजना में आप सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। तो जब आप विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं तो वो इंगित करता है कि आप कक्षा में किस स्तर के शिक्षण की योजना तैयार कर रहे हैं। तो जब भी आप विशिष्ट उद्देश्य तैयार कर रहे होंगे तो आपको एक्शन वर्ब की आवश्यकता पड़ेगी। जब आप एक्शन वर्ब का इस्तेमाल करेंगे तो आपके शिक्षण की प्रभावशीलता का पता चलेगा कि आप कितना प्रभावी शिक्षण कर रहे हैं। कोई और व्यक्ति भी देख करके आपके शिक्षण की प्रभावशीलता का आकलन कर सकता है या जज कर सकता है, निर्णय ले सकता है कि आप कितना अच्छा शिक्षण कर रहे हैं। तो ये जो क्रियात्मक शब्द हैं, जैसे कि इसमें से एक शब्द उठा लेते हैं, न्याय संगत ठहराना। तो न्याय संगत ठहराना भी मूल्यांकन स्तर का एक्शन वर्ब है। इसमें नहीं लिखा गया है तो आप उसको ऐसा मत समझिएगा कि ये बाहर से जोड़ दिया गया है, ये है ही नहीं इस स्तर का, तो आप उसमें जोड़ लीजिएगा इसको। तो न्याय संगत ठहराने वाले एक्शन वर्ब की मदद से एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है इसमें कि विद्यार्थी आयताकार या वर्गाकार कमरे की आवश्यकता को न्याय संगत ठहराएंगे। इसमें एक शिक्षक आयत के बारे में पढ़ाने से पूर्व इस प्रकार की योजना बनाया होगा कि मैं जो भी सूचना दे रहा हूँ या जो भी विषय वस्तु का ज्ञान दूंगा छात्रों को, तो उस ज्ञान को वो लेकर के आयत को परिभाषित कर सकेंगे, आयत के बारे में, आयत की विमाओं के या आयत की विशेषताओं का वर्णन कर सकेंगे, आयत के क्षेत्रफल की गणना कर सकेंगे, अपने कमरे में उपस्थित आयताकार आकृतियों की पहचान कर सकेंगे या अपने कमरे में उपस्थित आयताकार आकृतियाँ क्यों लगाई गई हैं, इस चीज़ को न्याय संगत ठहरा पाएंगे या इस चीज़ की पहचान कर पाएंगे कि वो क्यों लगाएंगे हैं इस कमरे में, दीवारें आयताकार क्यों हैं कमरे की, तो इस चीज़ की वो पहचान कर पाएंगे, राइट। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कठिन स्तर का प्लानिंग करके एक शिक्षक कक्ष में शिक्षण करने के लिए जाता है। तो ध्यान दीजिए, जब भी आप एक्शन वर्ब का उपयोग करेंगे तो आपके शिक्षण की प्रभावशीलता को यह सूचित करेगा कि आप किस स्तर का शिक्षण कर रहे हैं। तो आप ज़रूर और ज़रूर विशिष्ट उद्देश्य का निर्माण करते समय आप एक्शन वर्ब का प्रयोग करें। आइए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रचना करना, जो कि न्यू ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के संज्ञानात्मक स्तर का सबसे लास्ट स्तर है, सबसे उच्च स्तर है रचना करना, जिसके अंतर्गत रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालिटिकल एंड इवेल्युएशन एबिलिटी सम्मिलित होता है। तो रचना जो स्तर है ये सबसे उच्च स्तर है संज्ञानात्मक पहलू का। आइए रचना स्तर को डिफाइन करते हैं। ये छोटे अवयवों को जोड़ करके किसी भी अवधारणा से संबंधित जो छोटे छोटे अवयव हैं उन अवयवों को जोड़ करके नई सूचना या नए सिद्धांत का निर्माण करने की योग्यता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह
सूचना के छोटे छोटे अवयवों को जोड़कर नए पैटर्न की रचना करने की योग्यता है। अर्थात इस योग्यता में विद्यार्थी क्या करता है, जो भी विषय वस्तु का ज्ञान उसे दिया गया रहता है, उन समस्त विषय वस्तु का ज्ञान को वह जोड़ करके, नई परिस्थितियों में जोड़ करके एक नए सिद्धांत का निर्माण करता है। यह ऐसी योग्यता है जो छात्र को नए नए सिद्धांतों, नियमों, परिकल्पनाओं की रचना करने में मदद करता है। यह एक ऐसी योग्यता है जो छात्र को आविष्कार करने की योग्यता विकसित करता है। यह एक ऐसी योग्यता है जो छात्र में नए नए नियमों, सिद्धांतों का निर्माण करने की योग्यता विकसित करता है। तो जो रचना स्तर है, यह सूचनाओं का एक ऐसा जंजाल है जिसमें विद्यार्थी सूचनाओं को एक साथ संयुक्त करके नए सिद्धांत का निर्माण करता है, या कह सकते हैं कि नई नई चीज़ों का आविष्कार करता है। तो जो रचना स्तर है, इस रचना स्तर के कुछ क्रियात्मक शब्द होंगे, जिन क्रियात्मक शब्दों की मदद से आप अपने शिक्षण को रचना स्तर का शिक्षण बना सकते हैं। तो आइए उन क्रियात्मक शब्दों को जान लेते हैं कि वो क्रियात्मक शब्द क्या हैं। तो इनके क्रियात्मक शब्द हैं रचना करना, निर्माण करना, सिद्धांत देना, नए तथ्यों की खोज करना, अन्वेषण करना, आविष्कार करना। अब इनमें से किसी एक एक्शन वर्ब को उठा करके आप विशिष्ट उद्देश्य बना सकते हैं, जैसे कि निर्माण करना। जैसे कि एक निर्माण करना शब्द इसमें से उठा लिया गया है। उस निर्माण करना शब्द की मदद से एक विशिष्ट उद्देश्य नंबर 1 तैयार किया गया है। विद्यार्थी थर्माकोल शीट का उपयोग करके आयताकार आकृतियां बना सकेंगे। अर्थात शिक्षक शिक्षण करने से पूर्व अपने शिक्षण में रचना स्तर के तथ्यों को भी सम्मिलित किया है और उसमें इस प्रकार के विशिष्ट उद्देश्यों को सम्मिलित किया है कि विद्यार्थी थर्माकोल शीट का उपयोग करके आयताकार आकृतियां बना सकेंगे। अर्थात पढ़ने के बाद जो विद्यार्थी हैं वो किसी भी थर्माकोल, चाहे कितना भी मोटा हो, पतला हो, थर्माकोल का उपयोग करके वो आयताकार आकृतियों का निर्माण कर सकेंगे, आयताकार आकृतियों को बना सकेंगे। आयताकार आकृतियों की भुजाओं को जानकर, समझकर, उपयोग करके क्या करेंगे, थर्माकोल की मदद से वो आयताकार आकृतियों को बना सकेंगे। कागज़, पेज, शीट, किसी भी प्रकार का शीट हो या कागज़ हो, पेपर हो या चार्ट हो, उन सब को काट करके वो क्या कर सकेंगे कि आयताकार आकृतियां बना सकेंगे। राइट। जो दूसरा विशिष्ट उद्देश्य तैयार किया गया है वो रचना करना एक्शन वर्ब की मदद से तैयार किया गया है, और वो है विद्यार्थी विभिन्न आयताकार आकृतियों की मदद से आयत की रचना कर पाएंगे। यहाँ पे गाना लिख दिया गया है, ये गलत है, थोड़ा सा आप सुधार कर लीजिएगा। विद्यार्थी विभिन्न प्रकार की आयताकार आकृतियों की मदद से विद्यार्थी विभिन्न आयताकार आकृतियों की मदद से आयत की घनाभ लिखा गया है, यहाँ पर ये घनाभ लिखा गया है लेकिन गाना लिखा गया है। तो आयत, ये विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार से होगा कि विद्यार्थी विभिन्न आयताकार आकृतियों की मदद से घनाभ की रचना कर सकेंगे। अर्थात एक शिक्षक एक दूरगामी सोच रख करके यह बनाया विशिष्ट उद्देश्य तैयार किया है कि अगर आयत पढ़ लेगा विद्यार्थी तो आगे अगर उसे अगली कक्षाओं में या अगले चैप्टर में अगर उसे घनाभ पढ़ाया जाएगा तो उस घनाभ की वह रचना कर पाएगा, क्योंकि घनाभ के जो फलक होते हैं, जो फेसेस होते हैं वो रेक्टेंगुलर होते हैं। तो उन रेक्टेंगुलर फेसेस की समझ अगर उसे होगी तो उस घनाभ की रचना कर लेगा। तो ये थे दो विशिष्ट उद्देश्य के उदाहरण।
आइए अब आप लोगों को एक बार मैं पुनः आप लोगों को अब तक जो पढ़ा विशिष्ट उद्देश्य के संज्ञानात्मक पहलू से संबंधित चीज़ों के बारे में, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को क्विक रिवीजन करा देना चाहता हूँ पुनः कि अभी हम लोगों ने पढ़ा अप्लाई लेवल के बारे में। अप्लाई लेवल को हम लोगों ने यही सीखा या जाना कि यह सीखी गई सूचनाओं को नई परिस्थिति में प्रयोग करने की योग्यता है। इसके एक्शन वर्ब के बारे में हम लोगों ने जाना कि इसके एक्शन वर्ब हैं उपयोग करना, प्रयोग करना, हल करना, निर्माण करना इत्यादि। और उससे संबंधित विशिष्ट उद्देश्य हम लोगों ने तैयार किया था। उसका एक एग्जाम्पल लिया था कि विद्यार्थी आयत के क्षेत्रफल की गणना कर सकेंगे। फिर उसके बाद हम लोगों ने चर्चा किया था कि एनालिसिस या विश्लेषण स्तर के बारे में। विश्लेषण स्तर को हम लोगों ने इस प्रकार से परिभाषित किया था कि विश्लेषण छोटे छोटे सूचनाओं, किसी भी समस्यात्मक परिस्थिति को छोटे छोटे अवयवों में, सार्थक अवयवों में तोड़कर विभक्त करके अध्ययन करने की योग्यता को विश्लेषण करने की योग्यता या विश्लेषण कहते हैं। और विश्लेषण स्तर के कुछ एक्शन वर्ब के बारे में भी अध्ययन किया था, जैसे कि पहचान करना, अंतर करना, संबंध स्थापित करना, सहसंबंध स्थापित करना। और उसके कुछ उदाहरण भी हम लोगों ने लिया था कि विद्यार्थी आयताकार आकृति के लंबाई, चौड़ाई और क्षेत्रफल में सहसंबंध स्थापित कर पाएंगे। फिर उसके बाद हम लोगों ने मूल्यांकन के ऊपर अध्ययन किया था। मूल्यांकन में हम लोगों ने बात किया था कि मूल्यांकन का अर्थ है मूल्यों का अंकन करना। जो भी चीज़ें सीखी गई हैं वो किस हद तक सही हैं, किस हद तक गलत हैं। कोई सामने कोई कुछ बोल रहा है तो वो किस हद तक गलत है, किस हद तक सही है। यही योग्यता को ही हम मूल्यांकन करने की योग्यता कहते हैं। मूल्यांकन को हम लोगों ने दूसरे शब्दों में इस प्रकार से डिफाइन किया था कि परिकल्पना करने, समालोचना करने तथा किसी मानक के विरुद्ध विभेद करने की योग्यता को ही मूल्यांकन कहते हैं। इस संज्ञानात्मक पहलू का सबसे कठिन स्तर था और इसके कुछ एक्शन वर्ब थे, जैसे कि निर्णय लेना, समालोचना करना, परिकल्पना करना, फिर न्याय संगत ठहराना। और उसके कुछ एग्जाम्पल की हम लोगों ने अध्ययन किए थे। एग्जाम्पल की मदद एक्शन वर्ब की मदद से हम लोगों ने जो विशिष्ट उद्देश्य तैयार किया था उस विशिष्ट उद्देश्य मूल्यांकन स्तर का इस प्रकार से था कि विद्यार्थी आयताकार या वर्गाकार कमरे की आवश्यकता को न्यायसंगत ठहराएंगे। और फिर उसके बाद हम लोगों ने रचना स्तर के बारे में पढ़ा था। रचना स्तर में हम लोगों ने यही पढ़ा था कि नए नए छोटे छोटे चीज़ों को, छोटी छोटी सूचनाओं को जोड़ करके नई सूचना का निर्माण करना, या छोटे छोटे सिद्धांतों को, नई छोटी छोटी जानकारियों को जोड़ करके नई जानकारी का निर्माण करना। जो जानकारी अभी तक अज्ञात है उस जानकारी का निर्माण करने की योग्यता को हम लोग रचना करना कहते हैं। और रचना करने के कुछ एक्शन वर्ब इस प्रकार से थे कि रचना करना, निर्माण करना, नए तथ्यों की खोज करना, अन्वेषण करना, आविष्कार करना। और इन एक्शन वर्बों की मदद से, इनमें से दो एक्शन वर्बों की मदद से, जैसे कि निर्माण करना की एक्शन वर्ब की मदद से हम लोगों ने विशिष्ट उद्देश्य तैयार किया था, जैसे कि विद्यार्थी थर्माकोल शीट का उपयोग करके आयताकार आकृति का निर्माण कर सकेंगे या करेंगे। और फिर उसके बाद एक और एक्शन वर्ब की मदद से हम लोगों ने विशिष्ट उद्देश्य तैयार किया था, जैसे कि विद्यार्थी विभिन्न आयताकार आकृतियों की मदद से घनाभ की रचना कर पाएंगे। तो आइए अब तक जितना भी हम लोगों ने कॉग्निटिव डोमेन के ऊपर डिस्कशन किया था, रिमेम्बरिंग लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, फिर उसके बाद अप्लाइंग लेवल, फिर एनालिटिकल लेवल, फिर उसके बाद इवैल्यूएशन लेवल, फिर उसके बाद क्रिएटिंग लेवल, तो इन 6 लेवल के ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया है। आइए एक इस चीज़ के बारे में और अच्छे से समझ लेते हैं कि इसका वास्तव में उपयोग क्या है। तो अगर एक शिक्षक आयत पढ़ाने की सोचता है अपनी कक्षा में, एक शिक्षक सोचता है कि मैं कल विद्यालय में जाकर के आयत चैप्टर पढ़ाऊंगा और इस आयत में मैं पढ़ाऊंगा कि आयत क्या है, आयत की परिभाषा पढ़ाऊंगा, आयत के प्रकार पढ़ाऊंगा, आयत की विशेषता पढ़ाऊंगा
और फिर उसके बाद आयत की रचना करना पढ़ाऊँगा। आयत की रचना करने के बाद मैं पढ़ाऊँगा आयत के क्षेत्रफल की गणना करना, आयत के परिमाप की गणना करना। इतना पढ़ाने की बात एक अध्यापक सोचता है। तो जब वो सोचता है तो इतना पढ़ाने के सोच के आधार पे वो क्या करता है, अपने विशिष्ट उद्देश्य का निर्माण करता है। और वो विशिष्ट उद्देश्य उसके कुछ इस प्रकार से होंगे। तो अगर अध्यापक इन 6 स्तर का विशिष्ट उद्देश्य निर्माण करता है अपने कक्षा का शिक्षण को ध्यान में रख करके, तो उसमें जो ज्ञानात्मक स्तर का विशिष्ट उद्देश्य होगा वो इस प्रकार से होगा कि विद्यार्थी आयत को परिभाषित कर सकेंगे, विद्यार्थी आयत के परिमाप के सूत्र का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, विद्यार्थी विभिन्न आयताकार वस्तुओं की सूची तैयार कर सकेंगे। तो इसमें जो भी एक्शन वर्ब प्रयोग किए गए हैं, परिभाषित करना, प्रत्यास्मरण करना, रिकॉल करना, फिर सूची तैयार करना, लिस्ट तैयार करना, तो ये जो एक्शन वर्ब हैं, इन एक्शन वर्ब की मदद से हम पता कर सकते हैं कि ये जो स्तर, जो विशिष्ट उद्देश्य है, ये विशिष्ट उद्देश्य ज्ञानात्मक स्तर का है। जो नेक्स्ट है बोधात्मक स्तर के विशिष्ट उद्देश्य। तो बोधात्मक स्तर के विशिष्ट उद्देश्य में हम लोगों ने एक्शन वर्ब का अध्ययन किया था। एक्शन वर्ब में जैसे कि अध्ययन किया था कि इलैबोरेट करना, एक्सप्लेन करना, कंपेयर करना। हाँ, तो इन एक्शन वर्बों का उपयोग अध्ययन किया था हम लोगों ने। फिर तो उन्हीं एक्शन वर्ब की मदद से कुछ विशिष्ट उद्देश्य बनाए गए हैं अध्यापक के द्वारा, अगर वह आयत चैप्टर पढ़ाता है तो इस प्रकार से है कि विद्यार्थी आयताकार आकृतियों की विशेषताओं का वर्णन कर सकेंगे। यहाँ पे जो वर्णन शब्द उपयोग किया गया है ये सूचित करता है कि यह जो विशिष्ट उद्देश्य है बोधात्मक स्तर का है। दूसरा जो है विद्यार्थी आयत के परिमाप और आयत के क्षेत्रफल की तुलना कर सकेंगे। कंपेयर करना, यहाँ पे जो शब्द तुलना करना लिखा गया है, इससे आपको पता चल जा रहा है कि यह जो विशिष्ट उद्देश्य है वो बोधात्मक स्तर का विशिष्ट उद्देश्य है। जो अगला है विद्यार्थी विभिन्न आयताकार आकृतियों का उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे। तो एग्जाम्पल देना भी बोधात्मक स्तर या अंडरस्टैंडिंग लेवल का एक्शन वर्ब है, जो यह सूचित करता है कि यह विशिष्ट उद्देश्य जो निर्मित किया गया है, 3 नंबर का जो विशिष्ट उद्देश्य बनाया गया है, यह विशिष्ट उद्देश्य बोध स्तर का है। जो नेक्स्ट है अपना अनुप्रयोग स्तर या अप्लाइंग लेवल, जिसको हम लोग पिछले स्लाइड्स में पढ़े थे। तो अनुप्रयोग स्तर में अगर एक अध्यापक अनुप्रयोग स्तर या अप्लाइंग लेवल का विशिष्ट उद्देश्य तैयार करता है तो वो इस प्रकार से होगा कि विद्यार्थी आयत के परिमाप की गणना कर सकेंगे। यहाँ पे गणना जो शब्द है, गणना कर पाएंगे या कर सकेंगे कोई बात नहीं है, तो जो गणना कर पाएंगे शब्द इसमें जोड़ा गया है। तो ये सूचित कर रहा है कि ये एप्लीकेशन लेवल का विशिष्ट उद्देश्य है। जो अगला विशिष्ट उद्देश्य इसी में एप्लीकेशन लेवल का, विद्यार्थी आयताकार आकृतियों के क्षेत्रफल की गणना कर सकेंगे। क्षेत्रफल की गणना करना, कैलकुलेशन करना भी क्या है, एप्लीकेशन लेवल का एक्शन वर्ब है। जो नेक्स्ट विशिष्ट उद्देश्य है इसका एप्लीकेशन लेवल का, वो ये है विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के आयताकार आकृतियों की गणना करने के लिए आयत के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग कर सकेंगे। देखिए यहाँ पे करना, सूत्र का प्रयोग करना जो शब्द इसमें लगाया गया है वो यह सूचित करता है कि यह विशिष्ट उद्देश्य जो है वो अनुप्रयोग स्तर का विशिष्ट उद्देश्य है। आइए अध्ययन करते हैं विश्लेषण स्तर के विशिष्ट उद्देश्य के बारे में। विश्लेषण स्तर का विशिष्ट उद्देश्य कुछ इस प्रकार से होगा अगर आयत चैप्टर पढ़ाया जा रहा है शिक्षक के द्वारा। तो पहला विशिष्ट उद्देश्य, विद्यार्थी आयत की लंबाई, चौड़ाई और परिमाप में सहसंबंध स्थापित कर सकेंगे। तो ये जो संबंध स्थापित करना जो शब्द इसमें उपयोग में लाया गया है वो एक्शन वर्ब है और यह सूचित करता है कि ये विश्लेषण स्तर का विशिष्ट उद्देश्य है। क्यों विश्लेषण स्तर का विशिष्ट उद्देश्य है? क्योंकि इसमें विश्लेषण स्तर के एक्शन वर्ब का प्रयोग किया गया है। राइट। नेक्स्ट जो इसका एग्जाम्पल है कि विद्यार्थी आयत की लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल में संबंध स्थापित कर सकेंगे। तो अभी था ऊपर का विशिष्ट उद्देश्य था परिमाप
और लंबाई चौड़ाई में संबंध स्थापित कर पाएंगे। अब था विशिष्ट उद्देश्य कि विद्यार्थी आयत की लंबाई चौड़ाई और क्षेत्रफल में संबंध स्थापित कर पाएंगे। तो ये जो विशिष्ट उद्देश्य है, संबंध स्थापित करना, इसमें शब्द प्रयोग किया गया है। इस संबंध स्थापित करना शब्द से यह पता चलता है कि ये जो विशिष्ट उद्देश्य है ये विश्लेषणात्मक स्तर का विशिष्ट उद्देश्य है। आइए नेक्स्ट विशिष्ट उद्देश्य जो कि मूल्यांकन स्तर का है, तो उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। मूल्यांकन स्तर के विशिष्ट उद्देश्य के उदाहरण आपके सामने कुछ इस प्रकार से हैं कि विद्यार्थी आयत के परिमाप, क्षेत्रफल में अंतर आने के कारण का मूल्यांकन कर सकेंगे। इसका मतलब है कि शिक्षक आयत के बारे में पढ़ाया होगा, आयत के परिमाप के बारे में पढ़ाया होगा, आयत के परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में पढ़ाया होगा। तो परिमाप कम क्यों आता है, क्षेत्रफल अधिक क्यों आता है, इसमें अंतर स्थापित कर पाएंगे। कौन स्थापित कर पाएंगे? उसके छात्र। तो एक जो ये विशिष्ट उद्देश्य लिखा गया है, इसमें मूल्यांकन कर सकेंगे। जो शब्द प्रयोग किया गया है, मूल्यांकन शब्द जो प्रयोग किया गया है, यह सूचित करता है कि यह विशिष्ट उद्देश्य मूल्यांकन स्तर का है। और फिर उसके बाद जो अगला इसी का विशिष्ट उद्देश्य है वो है इस प्रकार से कि विद्यार्थी आयत के परिमाप एवं क्षेत्रफल में विभेद कर सकेंगे या कर पाएंगे या करेंगे। तो यहाँ पे जो विभेद करना शब्द प्रयोग किया गया है, डिस्क्रिमिनेशन या डिस्क्रिमिनेट कर पाना, तो ये जो विभेद कर पाना शब्द उपयोग में लाया गया है, यह सूचित करता है कि ये जो विशिष्ट उद्देश्य है ये मूल्यांकन स्तर का है। अगला है रचना स्तर के विशिष्ट उद्देश्य, जो कि सबसे उच्च स्तर है, हायर ऑर्डर की टीचिंग है, सबसे उच्च संज्ञानात्मक स्तर का शिक्षण है। तो अगर इस प्रकार का शिक्षण एक अध्यापक करता है तो उसके विशिष्ट उद्देश्य आयत के चैप्टर से संबंधित इस प्रकार के होंगे कि विद्यार्थी थर्माकोल की मदद से आयत का निर्माण कर सकेंगे, या विद्यार्थी पटरी और प्रकार की मदद से आयत की रचना कर सकेंगे। तो ये थे विशिष्ट उद्देश्य रचना स्तर के। अभी मैं इस पाठ के समापन करने से पूर्व एक बार पुनः मैं रिवीजन कर देना चाहता हूँ कि आज हम लोगों ने अप्लाई, एनालिसिस, इवैल्यूएशन और क्रिएटिंग लेवल के बारे में अध्ययन किया। और अप्लाई को हम लोगों ने डिफाइन किया कि विषय वस्तु को पढ़ने समझने के बाद नई परिस्थिति में उपयोग करने की योग्यता को अप्लाई कहते हैं, या आप कह सकते हैं कि उपयोग करने की योग्यता कहते हैं। और इसके एक्शन वर्ब का अध्ययन हम लोगों ने किया था कि अप्लाई करना, सॉल्व करना इत्यादि। फिर उसके बाद हम लोगों ने अध्ययन किया एनालिसिस। एनालिसिस को हम लोगों ने इस प्रकार से डिफाइन किया कि किसी भी समस्यात्मक परिस्थिति या विषय वस्तु के अवधारणा को छोटे छोटे सार्थक टुकड़ों में विभक्त करके अध्ययन करने की योग्यता को विश्लेषण कहते हैं। फिर उसके बाद विश्लेषण से संबंधित कुछ एक्शन वर्ब का अध्ययन किया हम लोगों ने। एक्शन वर्ब से संबंध स्थापित करना, अंतर करना, डिस्क्रिमिनेट करना इत्यादि इत्यादि थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने अध्ययन किया मूल्यांकन स्तर के बारे में। मूल्यांकन हम लोगों ने अध्ययन किया कि मूल्यांकन मूल्यों के अंकन को कहते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में परिकल्पना करना, समीक्षा करना या परिकल्पना करने, समीक्षा करने, समालोचना करने की योग्यता को मूल्यांकन कहते हैं। मूल्यांकन के कुछ एक्शन वर्ब का अध्ययन हम लोगों ने किया था, जैसे कि मूल्यांकन करना, अंतर करना। फिर उसके बाद हम लोगों ने अध्ययन किया था रचनात्मक स्तर के बारे में। रचना करने की योग्यता को हम लोगों ने इस प्रकार से डिफाइन किया था कि यह एक ऐसी योग्यता है जिसमें विद्यार्थी समस्त योग्यताओं का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के नियमों, सिद्धांतों, तथ्यों, सूचनाओं का प्रयोग करके एक ऐसी नई चीज़ का निर्माण करता है
जो कि इस संसार में पूर्णतः नया है। या इस प्रकार से भी हम लोगों ने डिफाइन किया था कि जो रचना है वो एक ऐसी योग्यता है जिसमें विद्यार्थी नियमों सिद्धांतों की मदद से ऐसे नियमों सिद्धांतों की रचना करता है जो पूर्णतः अज्ञात है। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसके एग्जाम्पल को अलग करके अध्ययन किया कि एक शिक्षक अगर कक्षा में पढ़ाने जाता है आयत प्रकरण, तो आयत प्रकरण से संबंधित वो कुछ विशिष्ट उद्देश्य तैयार करेगा और उस विशिष्ट उद्देश्य में अगर वह रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, इवैल्यूएशन और क्रिएटिंग लेवल का को सम्मिलित करता है तो उसके विशिष्ट उद्देश्य कुछ इस प्रकार से होंगे। जैसे कि आयत चैप्टर का अगर बोधात्मक स्तर का विशिष्ट उद्देश्य बनाया गया है तो उसमें इस प्रकार से बनाया जाएगा कि विद्यार्थी आयत को परिभाषित कर सकेंगे, विद्यार्थी आयत के लंबाई का नाम बता सकेंगे, विद्यार्थी आयत के लंबाई चौड़ाई का पहचान कर सकेंगे, विद्यार्थी आयत के सूत्र को बता सकेंगे, विद्यार्थी आयत की भुजाओं का नाम बता सकेंगे, इत्यादि इत्यादि। फिर उसके बाद हम लोगों ने बोधात्मक स्तर के विशिष्ट उद्देश्य का अध्ययन किया था। बोधात्मक स्तर के विशिष्ट उद्देश्य में हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था कि विद्यार्थी आयताकार आकृतियों की विशेषताओं का वर्णन कर सकेंगे, विद्यार्थी आयत के परिमाप और आयत के क्षेत्रफल की तुलना कर सकेंगे, विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के आयताकार आकृतियों का उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे। फिर उसके बाद हम लोगों ने अध्ययन किया था कि अनुप्रयोग स्तर के बारे में, उसका एग्जाम्पल लिया था और उसके एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से थे कि विद्यार्थी आयत के परिमाप की गणना कर पाएंगे, विद्यार्थी आयताकार आकृतियों के क्षेत्रफल की गणना कर सकेंगे, विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के आयताकार आकृतियों की गणना करने के लिए आयत के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग कर सकेंगे। फिर उसके बाद विश्लेषण स्तर के विशिष्ट उद्देश्य का अध्ययन किया था। विश्लेषण स्तर के विशिष्ट उद्देश्य जो थे, विद्यार्थी आयत के लंबाई चौड़ाई और परिमाप में संबंध स्थापित करेंगे, विद्यार्थी आयत के लंबाई चौड़ाई और क्षेत्रफल में संबंध स्थापित करेंगे। फिर उसके बाद मूल्यांकन स्तर के विशिष्ट उद्देश्य का अध्ययन किया था हम लोगों ने, जिसमें अध्ययन किया था कि विद्यार्थी आयत के परिमाप क्षेत्रफल और अंतर में परिमाप क्षेत्रफल में अंतर आने के कारण का मूल्यांकन कर सकेंगे, विद्यार्थी आयत के परिमाप एवं क्षेत्रफल में विभेद कर सकेंगे। फिर जो था रचना स्तर के विशिष्ट उद्देश्य का एग्जाम्पल लिया था, इस प्रकार से थे, विद्यार्थी थर्माकोल की मदद से आयत का निर्माण कर सकेंगे, विद्यार्थी पटरी और प्रकार की मदद से आयत की रचना कर सकेंगे। फिर उसके बाद आइए इसका निष्कर्ष भी हम लोग जान लेते हैं कि एक्चुअली ये चैप्टर है क्या। तो विशिष्ट उद्देश्य जो चैप्टर है काफ़ी ही महत्वपूर्ण है शिक्षण के दृष्टिकोण से एक शिक्षक के लिए। तो एक शिक्षक जब भी कक्षा में शिक्षण करने जाता है तो वह अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाना चाहता है और प्रभावशाली बनाने के लिए हर एक शिक्षक को अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए एक्शन वर्ब का प्रयोग करना चाहिए और अपने शिक्षण में समस्त संज्ञानात्मक पहलू के उप स्तरों का, जैसे कि रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग और इवैल्यूएशन एंड क्रिएटिंग लेवल के स्तरों का उपयोग करना चाहिए। और जो कि गणित का शिक्षण करने में केवल संज्ञानात्मक पहलू पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, इसीलिए संज्ञानात्मक पहलू के उप स्तरों का प्रयोग करके ही विशिष्ट उद्देश्य गणित में बनाए जाते हैं। और एक्शन वर्ब का अध्ययन भी हम लोगों ने किया था। एक्शन वर्ब शिक्षक को अपने शिक्षण की प्रभावशीलता का आकलन करने में मदद करते हैं और ये भी सूचित करते हैं कि वह अपनी कक्षा में शिक्षण के दौरान किस स्तर का शिक्षण किया है, केवल रटाया या समझाया या रटा करके समझा करके कुछ नई चीज़ों का निर्माण करने के लिए भी तैयार किया। फिर उसके बाद एक शिक्षक एक्शन वर्ब की मदद से विशिष्ट उद्देश्यों को तैयार करता है, जिनके और इन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों के आधार पर वह कक्षा के शिक्षण के उपरांत वह अपने अधिगम का और छात्रों के अधिगम के प्रभावशीलता का आकलन करता है कि उसका शिक्षण कितना प्रभावशाली हुआ। तो आई होप कि आपको विशिष्ट उद्देश्य के बारे में विस्तृत जानकारी हो गई होगी। तो अब यह जो यूनिट नंबर 1 है
टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स का वो फिनिश हो चुका है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो निश्चित आप कमेंट में इस चीज़ को क्लैरिफाई करेंगे कि आपको क्या नहीं समझ में आया, कहाँ परेशानी है, आप कमेंट करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।